Yes, we are from Raisen Public School and we are starting मित्रता चैप्टर नंबर 2 is from class 9. जीवन परिचय है रामचंद्र शुक्ल जी का। उनका जन्म 1884 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान द्रवस्ती, जिला अगोना। पिता का नाम उनके चंद्रवली शुक्ल था और उनकी मृत्यु 1941 में हुई थी। ये थोड़ा सा जीवन परिचय है। हम इसका उनका जीवन परिचय और भी पढ़ने वाले हैं। देखिए यहाँ पर विस्तृत जीवन परिचय है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल 4 अक्टूबर 1882 को उनका जन्म हुआ था और 1942 को वो उनकी मृत्यु हो गई थी। 20वीं शताब्दी के हिंदी के प्रमुख साहित्यकार थे। उनका जन्म बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनकी द्वारा लिखी हुई पुस्तकों में प्रमुख है हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसका हिंदी पाठ्यक्रम को निर्धारित करने में प्रमुख स्थान है। शुक्ल जी हिंदी साहित्य के कीर्ति स्तंभ है। हिंदी में वैज्ञानिक आलोचना के का सूत्रपात उन्हीं के द्वारा हुआ है। हिंदी निबंध के क्षेत्र में शुक्ल जी का स्थान बहुत ऊंचा है। वे श्रेष्ठ और मौलिक निबंधकार थे। उन्होंने अपने दृष्टिकोण से भाव विभाव, रस आदि की व्याख्या की है। साथ ही साथ विभिन्न भावों की व्याख्या में उनका पांडित्य, मौलिकता और सूक्ष्म पर्यवेक्षण पक्व दिखाई देता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 में बस्ती जिले के अगुना नामक गांव में हुआ था। उनके पिता पंडित चंद्रवली शुक्ल की नियुक्ति सदर कानून गो के पद पर मिर्जापुर में हुई थी। तो सारा परिवार भी मिर्जापुर में आकर रहने लगा था। जिस समय शुक्ल जी की अवस्था 9 वर्ष की थी, उनकी माता का देहांत हो गया था। माता के दुख के अभाव के साथ उन्हें बेमाता से मिलने वाले दुख को भी सहना पड़ा। मतलब उनकी सौतेली माँ भी, पिताजी ने दूसरी शादी कर रही थी, उनकी सौतेली माँ जो दुख देती थी उनको सहना पड़ा था। इससे उनका व्यक्तित्व बड़ा गंभीर बन गया था। पढ़ने की लगन शुक्ल जी में बचपन से ही थी, किंतु इसके लिए उन्हें अनुकूल वातावरण ना मिल सका। किसी तरह उन्होंने एंट्रेंस और FA की परीक्षाएं, एंट्रेंस और दैट इज FA मींस फर्स्ट ईयर की परीक्षा उत्तीर्ण की। उसके उनके पिता की इच्छा थी कि शुक्ल जी कचहरी में जाकर दफ्तर का काम सीखें, किंतु शुक्ल जी की उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते थे। अंत में पिताजी ने उन्हें वकालत पढ़ने के लिए इलाहाबाद भेजा, पर उनकी रुचि वकालत में ना होकर साहित्य में थी। अतः साहित्य परिणाम यह हुआ कि उसमें अनुत्तीर्ण रहे। शुक्ल जी के पिताजी ने उन्हें नायब तहसीलदार की जगह दिलाने का प्रयास किया, किंतु उनकी स्वाभिमानी प्रवृत्ति के कारण वह भी संभव ना हो सका। इन चीजों से हम समझते हैं कि जो हमारे रामचंद्र शुक्ल जी जो थे वो बहुत स्वाभिमानी व्यक्ति थे। वो उनकी जिस चीज में रुचि थी वो उसको कर सकते थे, ठीक है, वही उन्होंने किया। जिस चीज में उन्होंने रुचि नहीं थी उसमें वो सफल भी नहीं हो पाए। और यदि वो जहां पर रुचि उन्होंने ली और जहां पर वो उन्होंने सफल हुए, वहां पर उन्होंने सफलता के बहुत बड़े बड़े आयामों को छुआ। देखिए यहाँ पर शुक्ल जी मिर्जापुर के मिशन स्कूल में अध्यापक हो गए। वहां का स्कूल था मिशन स्कूल, मिशनरी का स्कूल होता है, वहां पर वो अध्यापक बन गए। इसी समय से उनके लेख पत्र पत्रिका में छपने लगे और धीरे धीरे उनकी विद्वता का यश चारों ओर फैल गया। उनकी योग्यता से प्रभावित होकर काशी नगरी प्रचारणी सभा ने उन्हें हिंदी शब्द सागर के सहायक संपादक का कार्यभार सौंप दिया, जिससे उन्होंने सफलतापूर्वक पूरा भी किया। वे नगरी प्रचारणी पत्रिका के संपादक भी रहे। अंत में शुक्ल जी ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी अध्यापन का काम भी किया। बाबू श्याम सुंदर दास की मृत्यु के बाद वे वहां विभाग के अध्यक्ष नियुक्त भी हुए। 1940 में हृदय की गति रुक जाने से शुक्ल जी का देहांत हो गया था। 30 सितंबर 2008 को दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित विश्व पुस्तक मेले में इनकी जीवनी का विमोचन भी हुआ। ये उनकी संक्षिप्त जीवनी है। हम उनकी जो कुछ नजर जो है, उनकी कृतियां जो है उन्होंने की थी, उन पर हम डाल देते हैं। कृतियां, शुक्ल जी की जो कृतियां हैं वो 3 प्रकार के, मौलिक कृतियां 3 प्रकार की हैं। पहली कौन सी है? आलोचनात्मक, जिसमें कई साहित्यों की आलोचना की उन्होंने। सूर, तुलसी, जायसी पर की गई आलोचनाएं। काव्य में रहस्यवाद, काव्य में अभिव्यंजनावाद, रस मीमांसा आदि शुक्ल आलोचनात्मक रचनाएं हैं। दूसरी जो उनकी थी कृतियां थी उनमें था निबंधात्मक ग्रंथ। उनके जो निबंध थे
वो चिंतामणि नामक ग्रंथ के 2 भागों में संग्रहित है। चिंतामणि के निबंधों के अतिरिक्त शुक्ल जी ने कुछ अन्य निबंध भी लिखे हैं, जिनमें मित्रता एक जो हमारे चैप्टर में है शामिल है, जिसके बारे में हम और आगे पढ़ने वाले हैं। अध्ययन आदि निबंध सामान्य विषयों पर लिखे गए निबंध है। मित्रता निबंध जीवन उपयोगी निबंध है, ठीक है, जिसमें बताया है कि सच्ची मित्रता क्या होती है और सच्ची मित्रता कि हमें हमारे जीवन में क्या फायदे हुआ करते हैं, और यदि कहीं जीवन में किसी व्यक्ति का सच्चा यदि मित्र है तो उसको वो कहाँ तक अच्छाइयों की ओर ले जा सकता है, और यदि बुरी संगत वाला व्यक्ति है या उसके मित्र यदि किसी व्यक्ति के मित्र जो है वो बुरे बन गए तो उसके जीवन में क्या प्रभाव पड़ जाया करते हैं। ये सब उन्होंने इसमें इस निबंध में उन्होंने बताया है। ऐतिहासिक ग्रंथ साहित्य, हिंदी साहित्य का इतिहास उनका अनूठा ऐतिहासिक, उन्होंने ऐतिहासिक ग्रंथों में भी अपना योगदान दिया है। हाँ, आगे देखिए उनका साहित्य में, हाँ, जब हम शुक्ल जी की बात करते हैं तो साहित्य में उनका बहुत ऊंचा स्थान रहा है। शुक्ल जी हिंदी साहित्य के कीर्ति स्तंभ माने जाते हैं। हिंदी में वैज्ञानिक आलोचना का सूत्रपात उन्हीं के द्वारा हुआ था। तुलसी, सूर और जायसी की जैसी निष्पक्ष और मौलिक विद्वतापूर्ण आलोचना सिर्फ वही कर सकते थे। साथ में क्या था, उन्होंने प्रस्तुत की बोसी अभी तक कोई भी नहीं कर, मतलब इस तरह की आलोचनाएं और किसी ने नहीं की है। शुक्ल जी की ये आलोचनाएं हिंदी साहित्य का अनुपम विधियां हैं। मीन्स वो अनुपम हिंदी साहित्य में निबंध के क्षेत्र में शुक्ल जी का स्थान बहुत ऊंचा है। मतलब उनको बहुत श्रेष्ठतम निबंध लिखने की वो कला रखते थे। तो श्रेष्ठ और मौलिक निबंधकार थे। हिंदी में गद्य शैली के सर्वश्रेष्ठ प्राध्यापकों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का नाम सर्वोपरि है। उन्होंने अपने दृष्टिकोण से भाव भाव रस आदि की पुनर्व्याख्या की है। साथ ही साथ विभिन्न भाषा का पांडित्य उनके मौलिक और सूक्ष्म पर्यवेक्षण पग पर दिखाई देता है। मतलब वो बहुत ही ज्यादा विद्वतापूर्ण निबंध लिखा करते थे। हिंदी की सैद्धांतिक आलोचना को परिचय और सामान्य विवेचन के धरातल से ऊपर उठकर गंभीर स्वरूप प्रदान करने का श्रेय शुक्ल जी को जाता है। मतलब वो सामान्य से विषय को लेकर उसकी गहराइयों में जाते थे और उसको बहुत गंभीर बनाकर इस तरह से प्रस्तुत करते थे कि लोगों को उसके सच्चाई के बारे में पता चले। काव्य में रहस्यवाद, जब वो कविताएं लिखा करते थे उसमें रहस्य छुपा हुआ करते थे। निबंध पर इन्हें हिंदुस्तानी अकादमी से 400 रुपए का तथा चिंतामणि हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग द्वारा 1200 रुपए का मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ था, और 500 रुपए है ये, ठीक है। तो ये जो उस समय का जो अमाउंट था बहुत ज्यादा अमाउंट था। आज हमको ये कम लग सकता है। हम थोड़े आगे बढ़ते हैं। देखिए हम अब आते हैं हमारे प्रथम जो हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 है मित्रता। मित्रता की सबसे पहले हम पूछा करते हैं आखिर मित्रता है क्या। हमारे जब हम चैप्टर के बारे में पूछते हैं पढ़ते हैं तो हम चैप्टर से पहले आते हैं आखिर फ्रेंडशिप या मित्रता होती क्या है। तो मित्रता या दोस्ती दो अधिक व्यक्तियों के बीच पारस्परिक लगाव का संबंध, मीन्स हमारे बीच में इंटरेक्शन है तो वो क्या हो गई, तो वो मित्रता है। सिर्फ वो मित्रता सिर्फ फिजिकल ना होकर या फिर हम सिर्फ मिलने और घर जाकर दूर जाकर एक दूसरे की बुराइयां करें, ऐसी मित्रता सच्ची मित्रता नहीं होती है। सच्ची मित्रता वो होती है जब दो मन एक दूसरे के प्रति सच्ची आत्मीयता से भरे होते हैं। मतलब इंटरनल हार्ट्स का इंटरेक्शन जो है वही क्या कहलाता है, वही रियल फ्रेंडशिप कहलाता है। जब उस संबंध को तब उस संबंध को हम मित्रता कहते हैं। यह संगठन की तुलना में अधिक सशक्त अंतर वैयक्तिक बंधन है। इन्होंने बहुत जबरदस्त शब्द लिया है, अंतर वैयक्तिक शब्द है ना। अंतर वैयक्तिक बंधन इन्होंने कहा है, मीन्स इंटरनल बॉन्डिंग कहते हैं इसको हम, ठीक है। मीन्स आत्मिक बंधन है जो दो आत्माओं के बीच में, या फिर हम ऐसा कहें कि दो लोगों के जो मन है वो एक दूसरे से इंटरेक्टेड है, जिससे कि वो एक दूसरे के बारे में अच्छा सोचा करते हैं और अच्छे रास्ते एक दूसरे को बताया करते हैं। हम यहाँ पर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मित्रता आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित प्रसिद्ध निबंध है, जिसे उन्होंने जीवन उपयोगी विषय पर लिखा है। क्योंकि बिना मित्रता के कई सारे लोग जो हैं मित्रता के कारण ही अपने जीवन में बहुत सारी सफलताएं प्राप्त करते हैं, और यदि कहीं उनको गलत मित्र मिल जाते हैं तो वही फिर अपनी असफलताओं पर की ओर चले जाते हैं।
जिसमें इसमें लेखन शैली संबंधी विशेषताओं के दर्शन हो जाते हैं। शुक्ल जी ने मित्रता के संबंध में बताते हुए कहा है कि जब कोई युवक किशोरावस्था में बाहर जाता है, हम नॉर्मली किशोरावस्था में मित्र बनते हैं, ठीक है, हम मित्र चुनते भी हैं, हमें कठिनाई भी होती है मित्र चुनने में, ठीक है, लेकिन हम किसी विशेष को ही, मतलब सब हमारे मित्र नहीं होंगे, लेकिन कोई विशेष व्यक्ति जो है वो हमारा मित्र होगा, ठीक है, मेल मिलाप होता है और फिर जान पहचान होती है, हमें लगता है कि हमारे इंटरेक्शन वाला है, तो फिर हम उससे मिलना जुलना चालू कर देते हैं और यही मिलना जुलना धीरे धीरे एक आत्मीय संबंध बन जाता है, जिसे हम मित्रता कहते हैं। बाद में यही मित्रता का रूप धारण कर लेते हैं। देखिए हम यहाँ पर, हमारे यहाँ पर जो हमने जो कुछ उद्धृत किया हुआ है कि कुछ सच्ची मित्रता की तस्वीरें हैं। यहाँ पर एक बहुत बड़ी तस्वीर है किसकी, कृष्ण और सुदामा की तस्वीर है। इसमें कृष्ण और सुदामा के बीच में हम व्यवहार से और उनके मिलने के तरीके से समझ सकते हैं उनके अंदर कितनी अच्छी, कितना अच्छा इंटरेक्शन था, कितनी अच्छी उनके अंदर सच्ची मित्रता रही थी। और इसके साथ दूसरा जो पिक्चर यहाँ पर है, उसमें भगवान श्री कृष्ण की मित्रता किससे है, अर्जुन से है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर एक और मित्रता का एक बहुत बहुत ही ज्यादा घनिष्ठ संबंध जो है वो राम और हनुमान का भी है, उनके बीच में भी बहुत प्रगाढ़ मित्रता रही है। मित्रता के और भी कई सारे उदाहरण रहे हैं, जिनमें अकबर बीरबल का नाम आता है, जिनमें ऐसे कई सारे लोग रहे हैं जिन्होंने की, जिनके नाम मित्रता के उसमें आया करते हैं, ठीक है। आप लोग अपने बुक को और टेक्स्ट में गहराई में पढ़ेंगे तो आपको और भी कई सारे एग्जाम्पल्स वहां पर मिल जाएंगे, और बहुत श्रेष्ठ उदाहरण जो है वो मित्रता का श्री कृष्ण और सुदामा का माना जाता है। देखिए यहाँ पर संगति का असर, हमने दूसरा जो पक्ष यहाँ पर लिया है, हमारा जो यहाँ पर जो दूसरा पक्ष है वो कौन सा है, वो है संगति का असर। पवन के साथ मिलकर ऐसा कहा गया है, यदि संगति यदि सही है तो फिर हम ऊंचाइयों के, हम शिखरों पर पहुंच सकते हैं, और यदि हमारी संगति अच्छी नहीं है तो हम धरातल पर आ जाते हैं, और हम ये भी कह सकते हैं कि फिर हम मिट्टी में मिल जाते हैं। पवन के साथ मिलकर धूल आंधी बनकर आकाश तक छू जाती है। मतलब क्यों हम यहाँ पर ऐसा माना गया है कि जब हवा जो है वो किसके साथ, हवा जो है, धूल जो है हवा के साथ यदि मिल जाती है, धूल के कण जो है तो वो ऊपर आसमान में चली जाती है, ठीक है, जबकि धूल की प्रवृत्ति नीचे आने की होती है, लेकिन फिर भी वो आसमान की ओर चली जाती है। क्यों, क्योंकि उसकी मित्रता किससे हो गई है, उसकी मित्रता पवन से हो गई है। ओके, नेक्स्ट देखिए, वहीं यदि यदि वो पानी के साथ मिल जाती है तो ऊपर वाली धूल जो है वो नीचे आ जाती है। मतलब ये है कि जैसी संगति वैसा हम नीचे, ऊपर और नीचे चले जाते हैं। हाँ, साथ में क्या है, घर के तोता मैना परमात्मा का नाम जपते हैं, और असाधु के घर, मीन्स यदि कोई साधु है उसके घर यदि तोता मैना यदि पले हुए हैं तो वो राम राम जपेंगे, वो ईश्वर का नाम लेंगे, वो सही आचरण में आचरण करेंगे। लेकिन यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका आचरण सही नहीं है, यदि उसके घर में वही तोता और मैना पले हुए हैं तो उनका आचरण भी अच्छा नहीं होगा। मतलब ये है कि यदि हमारा आचरण अच्छा है तो हम अच्छाई की ओर जाएंगे, और यदि हमारा आचरण बुरा है तो हम बुराई की तरफ जाएंगे। ये जो स्टेटमेंट यहाँ पर लिखा है वो गोस्वामी तुलसीदास का है, जिसको मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है। हम थोड़ा सा आगे जाते हैं। देखिए मित्रता पाठ का हम सारांश यहाँ पर देखते हैं। पूरा मित्रता जो पाठ है हमने यहाँ पर लिया हुआ है, और उसका मेन जो पॉइंट्स थे उनको हमने इसमें डाल दिया है। मित्रता व प्रेम के लिए आवश्यक नहीं है कि दो लोगों के आचरण व स्वभाव में समानता हो, ठीक है। इन्होंने मित्रता में ये नहीं है कि भाई वो सेम व्यवहार समान हो, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। मतलब ये है यदि असमान व्यवहार भी है तो भी वो मित्र हो सकते हैं। जैसे राम और लक्ष्मण एक बहुत जबरदस्त उदाहरण है ये, जो एक दूसरे के बिल्कुल स्वभाव के बिल्कुल विपरीत थे, परंतु दोनों दोनों भाइयों में मित्रतावत प्रगाढ़ प्रेम था, मतलब उनके अंदर प्रेम बहुत ज्यादा था। उसी तरह कर्ण और दुर्योधन के स्वभाव में बहुत विपरीत थे वो दोनों एक दूसरे के, लेकिन फिर भी वो गहरे मित्र थे। इसी प्रकार चाणक्य और चंद्रगुप्त, अकबर व बीरबल, ऐसे अनेक उदाहरण है कि चाणक्य और चंद्रगुप्त हम गुरु और शिष्य मानते हैं, लेकिन उनके अंदर मित्रता भी थी। तो ऐसे एक राजा है, एक जो है उसके उसके दरबार में काम करने वाला व्यक्ति है,
उसको मंत्री मंत्री का कहते थे अकबर, ठीक है। तो लेकिन उनके बीच में क्या थी, उनके बीच में मित्रता की बहुत बड़ा बंधन बंधा हुआ था। इसमें तुलना नहीं की जाती है, जिसमें ये नहीं होता है कौन बड़ा है कौन छोटा है। मित्र का परम कर्तव्य अपने मित्र की सहायता करना है और उसे विकास के लिए प्रोत्साहित करना है। मतलब यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको कह रहा है कि नहीं आपको यहाँ नहीं जाना चाहिए, चीज गलत है, ठीक है, तो वो सच्ची रास्ते भी वो दिखा रहा है, वो सच्चा है, ठीक है, वो सही रास्ता दिखा रहा है, तो मित्र को उसकी बातों को मानना चाहिए। और यदि वो रास्ता जो है, यदि कोई मित्र जो है वो आपको गलत रास्ता बता रहा है कि तुम यहाँ चले जाओ ये काम तुम्हारे अच्छा होगा, और रियल में वो गलत है, ठीक है, जो कि समाज के नजरिए में यदि गलत है वो, तो उस काम को हमें नहीं करना चाहिए। वो जो मित्र है वो हमारा सच्चा मित्र नहीं होगा। हमें ऐसे ही मित्र की खोज करना चाहिए जो हमारे शुभ चिंतक हों, जैसे राम और सुग्रीव। राम ने एक बार सुग्रीव को बोल दिया कि मित्र, और उसके बाद उसके साथ भले ही कुछ भी हो, भले वो बल में कमजोर रहे हो सुग्रीव, ठीक है, बाली बहुत बलवान था, लेकिन फिर भी वो बाली से लड़ने के लिए तैयार हो गए थे राम। मतलब मित्रता ऐसी होती है, वो अमीर गरीब को नहीं देखती है। यदि कोई हमारे भले भले बुरे में के बारे में हमें सचेत कर जाए, ठीक है, ना कर सके, तो हमें उससे दूर ही रहना चाहिए। मतलब हमें यदि सच्चाई का रास्ता वो नहीं दिखाता है तो वो मित्र नहीं होगा, हमें उससे दूर रहना चाहिए। ऐसे युवक जो आवारागर्दी करते हैं, उनसे सोचनीय जीवन और किसी का नहीं है। मतलब ये भी है कि यदि हम असंगत में पड़ गए या हम कुछ ऐसे काम करने लगे जो कि समाज के लिए अनुपयुक्त है, जो समाज के लिए वैल्यूएबल नहीं है, तो उस समय उस कंडीशन में हमारा जो जीवन है वो गर्त में जा सकता है। और उन लोगों का तो है ही जीवन गर्त में, लेकिन हमारा भी उनके कारण जीवन गर्त में जा सकता है। मतलब हमारा जीवन जो खत्म हो सकता है, या फिर हम ऐसा कह सकें कि हम अच्छे स्थान पर, हम अच्छे लोगों से नहीं मिल पाएंगे और हम अपने जीवन को की प्रगति को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। हम यहाँ से थोड़े से आगे बढ़ रहे हैं। मित्रता पाठ का सारांश में हम चल रहे हैं। बुरी संगति बहुत भयानक होती है, क्योंकि यह व्यक्ति के सभी सद्गुणों का नाश कर देती है और दिन प्रतिदिन मनुष्य को पतन के गड्ढे में गिरा देती है। यहाँ इन्होंने शुक्ल जी ने यहाँ पर एक बहुत बड़ा अच्छा जोड़ दिया है कि बुरी संगति में पढ़कर कोई व्यक्ति जो है वो गर्त में चला जाता है, क्योंकि वो बुरी संगति हमारे सद्गुणों जो होते हैं उनको नष्ट कर देती है। और फिर यदि हमारे सद्गुण यदि नष्ट हो गए, हमारे अच्छे जो विचार हैं, हमारे अच्छे कैरेक्टर्स जो है वो नष्ट हो गए, तो हमको तो फिर हम हमारे अंदर बुराई बुराई बचेगी, तो फिर हमारा पतन निश्चित हो जाता है। इसके विपरीत अच्छी संगति मनुष्य को पतन के गेट के बाहर निकालने वाली होती है। मतलब यदि अच्छी संगति है तो हम बहुत आगे निकल जाएंगे। यहाँ पर मुझे कहानी याद आती है बच्चों। क्या था कि एक दो तोते थे, है ना, दो पैरेट्स थे, ठीक है, दोनों जो थे एक घोंसले में रखे हुए थे, है ना, और बहुत तेज आंधी चली और उस आंधी में बहुत दूर दूर वो उड़कर चले गए, थोड़े थोड़े पंख उनके थे उस समय, ठीक है। एक बार क्या हुआ, एक राजा आया, तो जब राजा जंगल में शिकार कर रहा था तो वो रास्ता भूल गया, तो वो चलते 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 एक कुटिया में पहुंचा, उसने वहां आवाज लगाई, तो एक बांस के अंदर तोता बैठा था और वो तोता बोल रहा था पकड़ो पकड़ो, मारो मारो, लूटो लूटो, ये तो इसके पास बहुत गहने हैं। और दूसरी कंडीशन ये थी, तो राजा वहां से जल्दी से दौड़ के भागा और बहुत दूर तक चलता गया, और बहुत दूर तक चलने वाला थक गया, उसे वहां पे फिर पास में कुटिया दिखाई दी, वहां गया तो वहां पे दूसरा तोता था, वो कह रहा था आइए श्रीमान, आपका स्वागत है, आपका इस गरीब की कुटिया में, आप यहाँ पर आइए और हम आपका स्वागत करते हैं। इस तरह से वो इस तरह से आचरण कर रहा था। फिर उतने में ही जब वहां पर एक ऋषि थे, वो बाहर आए निकलकर कि हाँ राजा कहिए क्या बात है। उन्होंने कहा कि मैं बहुत दूर पहले जो है वहां से आ रहा हूँ, वहां पर इस तरह से बोल रहे थे। तो उन्होंने बताया कि दो भाई थे जो अलग अलग हो गए थे, और संगति का असर ये था, इस पर अच्छी संगति का असर पड़ा है, तो इसकी वाणी में भी वैसे अच्छी संगति आ गई है, विचारों में भी अच्छी संगति आ गई है, और ये अच्छा तोता बन चुका है। जबकि वो जो तोता है जो सुनता है वो आचरण करता है। इसलिए बच्चों हमको हमेशा अच्छी संगति लेना चाहिए। हम यहाँ से थोड़े से आगे बढ़ जाते हैं। देखिए मित्रता पाठ का सारांश थोड़ा सा और आगे है। शुक्ल जी कहते हैं कि इंग्लैंड का एक विद्वान, शुक्ल जी ने एक कहानी यहाँ पर ली है, इस बात की हमेशा खुश होता था
है ना। किस बात के लिए खुश होता था? इस बात के लिए हमेशा खुश होता था कि उसे राज दरबार में स्थान नहीं मिला, क्योंकि वहां के लोगों की बुरी संगति थी उसके आध्यात्मिक विकास में, जो कि उसके आध्यात्मिक विकास में बाधक होती। यदि वो वहां पर स्थान मिल जाता उसे राज दरबार में जरूर जाना पड़ता, जो वहां के लोगों से भी इंटरेक्ट होता तो उसके आर्थिक विकास वहां उनका उसका कमजोर होता है, इसलिए उसको वो खुश रहा करता था। लेखक कहते हैं कि अश्लील व फूहड़ बात करने वाले को तुरंत रोक देना चाहिए, क्योंकि तुम सोचोगे कि तुम्हारे चरित्र के प्रभाव का वह स्वयं चुप हो जाएगा, तो ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, क्योंकि वह एक बार मनुष्य बुराई की तरफ बढ़ता है तो वह नहीं देखता ही वह कहाँ जा रहा है, बुराई उसे अपनी ओर खींचती चली जाती है और बुराई के प्रति धीरे धीरे उसकी घृणा कम होती चली जाती है और वो पूरी तरह से बुराई वाला ही व्यक्ति बन जाता है। अंत में तुम भी बुराई के भक्त बन जाओगे। ठीक है, ऐसा हो सकता है यदि हम बुरी संगति में पड़ गए तो। इसलिए मन को स्वच्छ और उज्जवल रखने का सर्वोत्तम उपाय यही है कि हम अच्छी संगति में रहें और अच्छे लोगों के साथ रहें। ठीक है, बुरे लोगों से दूर रहे, क्योंकि काजल की कोठरी में कितना ही चतुर व्यक्ति चला जाए, कितना ही अच्छा व्यक्ति चला जाए, उसे काजल लग ही जाएगा। ठीक है, ठीक है, काजल की कोठरी में कितनों ही सयान हो जाए, एक लीक काजल की लगी पे लगी, मीन्स उसको काजल लग ही जाएगा। ठीक है, ये स्टेटमेंट आता है। ठीक, हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। देखिए, ओके, कंप्लीटेड नाउ। ये चैप्टर इतना ही है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।